जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त संदीप बागड़ी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान की जो अन्य सभ्यताएं जो बची है उनके बारे में बात करेंगे। हमने 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उनको देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। और इसमें आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये तीसरा पार्ट हम सभ्यता की बात कर रहे हैं। और जो हमने उस 2 वीडियो में बात करी कि कालीबंगा सभ्यता है, आहट सभ्यता है और जैसे बेराट सभ्यता है, इन सभ्यताओं के बारे में हमने बात कर ली है। अब बाकी जो सभ्यताएं, छोटी छोटी जो सभ्यताएं बची है उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और ये सभ्यताएं का टॉपिक जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं सभ्यताओं के। वो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो पीछे एग्जामों में आए हुए हैं, जो पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अभी आपको पता वनपाल का पेपर हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पीछे पेपरों में आए हुए पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में सभ्यताओं के। अगर आपने तीनों सभ्यता एक अच्छे अगर आपने पढ़ लिया हो तो उसके बाद वो क्वेश्चन लगाना आपको पता चल जाएगा, आपकी तैयारी का आकलन का पता चलेगा कि आपको कितना याद हो रहा है और कितना और गहरा पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि उससे ये पता रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सभ्यताओं। कुछ चीज़ें यहाँ एक आजकल एक क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है कि स्थल पूछे जा रहे हैं कि ये स्थल कौन से स्थल का है, पाषाणकालीन है, ताम्रकालीन है, कांस्य युगीन है, लोहा युगीन है। तो सबसे पहले तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने लिखा है, देखो, राजस्थान की सभ्यता पाषाणकालीन स्थल है। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अपने चैनल का नाम जीके बाई संदीप बागड़ी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो और अपने चैनल पे आते रहेंगे और आप अपने तैयारी को लगातार जारी रखें और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, पाषाणकालीन स्थल है। पाषाणकालीन स्थल के अंदर कौन कौन से स्थल आते हैं उन स्थलों की हम बात करेंगे। सबसे पहले पाषाणकालीन मतलब पत्थरकालीन। जो पहले जो प्राचीन टाइम था उस समय जो इंसान था, मतलब मनुष्य था, वो सबसे पहले पाषाण पत्थरों मतलब पत्थरों का उपयोग करता था। उन्हीं के बीच में रहता था, बड़े बड़े पत्थरों का, औजारों का, पत्थरों का प्रयोग करता था। उसके बाद जैसे समय बीतता गया वो पत्थरों को छोटा करता गया, उन्हीं से हथियार बनाता गया। वो मध्य पाषाण, नव पाषाण काल ऐसे चलता रहता है। ठीक है, पाषाणकालीन जो स्थल है वो कौन कौन से, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से पाषाणकालीन स्थल नहीं है या फिर है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं पहले वो बता रहा हूँ जो पाषाणकालीन स्थल है, वो ध्यान रखना आपको। ठीक है, सबसे पहले नाम आता है बागोर का। कौन सा स्थल है? बागोर स्थल। और ये बागोर कहाँ है? ये बागोर जो स्थल है वो है भीलवाड़ा के अंदर। बागोर स्थल है भीलवाड़ा के अंदर। ये पाषाणकालीन स्थल है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बागोर भीलवाड़ा के बारे में कि इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पेपर में क्या आ सकता है। देखिए, बागोर स्थल भीलवाड़ा के अंदर है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भीलवाड़ा के अंदर है और ये कौन सी नदी के ऊपर है। हर आपको स्थल की क्या रखनी थी, नदी याद रखनी थी। और बागोर स्थल है वो कौन सी नदी पर है, ये ध्यान रखना है, कोठारी नदी पर है। बागोर स्थल है वो कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी के ऊपर है बागोर स्थल। ठीक है, अच्छा, और क्या ध्यान रखना है, इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज की बात करेंगे। खोज करी थी वीरेंद्रनाथ मिस्र ने। ये नाम आप पहले सुन चुके हैं आहट सभ्यता के अंदर, वीरेंद्रनाथ मिस्र। इसको मैंने शॉर्टकट में लिख सकता हूँ, VN मिस्र। आपको याद है मैंने आहट सभ्यता के अंदर याद करवाया था कि अक्षय कीर्ति, व्यास, VN मिस्र, HD सांकलिया, इन्होंने क्या किया था, उत्खनन का काम किया था, आपको याद हो। तो ये वीरेंद्रनाथ मिस्र ने बागोर सभ्यता की 1967-68 में, सन आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, 67 और 68 ईस्वी में इसमें उत्खनन खोज का काम किया था। किसने? VN मिस्र ने, बागोर सभ्यता का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, इसका उत्खनन का काम। उत्खनन का काम किसने किया था? ये काम किया था LN लेस्विक ने। लेस्विक ने, ये इसका उत्खनन का काम है। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये प्राचीन जो स्थल है, बागोर स्थल है, वो प्रसिद्ध क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट लगा के लिख रहा हूँ कि यहाँ पर पशुपालन के, प्राचीन पशुपालन के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन पशुपालन के क्या मिले, साक्ष्य। यहाँ पर ऊंट, घोड़े, गाय, गधे, मतलब इन पशुओं के क्या मिले, साक्ष्य मिले, यहाँ हड्डियाँ मिली हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले स्थल का नाम आता है बागोर भीलवाड़ा का। उसके बाद एक स्थल और है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, लूणी नदी के तट पर। उसी में बात करें, पाषाणकालीन स्थल है वो भी, उसमें भी पशुपालन के क्या मिले थे, साक्ष्य मिले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि ये जो स्थल था, ये इस स्थल को आदिम संस्कृति का,
आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बागोर भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो बागोर के बारे में बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। नदी कोठारी नदी है। खोज वीएन मिस्र ने करी थी, उत्खनन एलन लेस्विक ने करी। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, इसमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है बागोर भीलवाड़ा को। कौन सा स्थल है? पाषाणकालीन स्थल है। हो जाएगा याद। इसको साथ साथ में नोट करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर आपके पास पहले से चीज़ें हैं तो आप बस रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन करने के साथ साथ आगे जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन लगाइए। आपको पता चलेगा आपकी तैयारी का कि आपने कितनी तैयारी करी, आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है। दूसरी जो स्थल मैं लिख रहा हूँ वो है तिलवाड़ा। कौन सा स्थल आ गया? तिलवाड़ा स्थल। ये तिलवाड़ा कहाँ है? ये है आपका बाड़मेर में। तिलवाड़ा जो स्थल है वो कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। तिलवाड़ा स्थल कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। अब आप एक चीज़, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा कि नागपाड़ से एक नदी निकलती है, लूणी नदी। जो लूणी नदी अजमेर इधर बहकर ये बाड़मेर में जाती है, और बाड़मेर में जाएगी तो ये तिलवाड़ा जो स्थल होगा वो कौन सी नदी पर हो जाएगा? ये नदी पूछेंगे तो नदी कौन सी हो जाएगी? लूणी नदी हो जाएगी। लूणी नदी हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है। तिलवाड़ा बाड़मेर स्थल है वो कौन सी नदी पर है? लूणी नदी पर। आपको याद है कि लूणी नदी का जो पानी है वो बाड़मेर में जाकर क्या हो जाता है? आधा मीठा और आधा खारा हो जाता है। इसलिए लूणी नदी को आधी खारी और मीठी नदी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब ये तिलवाड़ा स्थल था, उसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर भी क्या मिले थे? इसके अंदर मिले थे पशुपालन के साक्ष्य मिले। यहाँ भी क्या मिले थे? पशुपालन के क्या मिले? प्राचीन साक्ष्य मिले। अच्छा, दो एक साथ आगे देखो, बागोर के अंदर पशुपालन के साक्ष्य और तिलवाड़ा के अंदर पशुपालन के क्या मिले? साक्ष्य। याद रखना, दोनों एक साथ याद रखना ये, इसलिए मैंने इसके पास में लिखवा दिया। और तिलवाड़ा स्थल भी है, वो भी क्या है? पाषाणकालीन स्थल है। ये भी ध्यान रखना है, पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो स्थल आ रहा है वो आ रहा है गिलुंड सभ्यता। नेक्स्ट जो तीसरी जो बात आ रही है उसकी आ रही है वो है गर्दड़ा। कौन सा स्थल है? गर्दड़ा। और गर्दड़ा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका बूंदी के अंदर। गर्दड़ा कहाँ है? बूंदी के अंदर है। अब बूंदी के अंदर है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपने ज्योग्राफी में नदियाँ पढ़ी होगी। गर्दड़ा सभ्यता बूंदी के अंदर है। बूंदी के अंदर कौन सी नदी बहती है? बूंदी के अंदर एक इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है छाजा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? छाजा नदी। तो नदी तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, नदी हो जाएगी आपकी छाजा नदी। कौन सी नदी? छाजे ऊपर बोयर बाजरो, ये वो छाजा नदी है। और ये कहाँ है? गर्दड़ा, बूंदी में। गर्दड़ा बूंदी के अंदर है। ठीक है। अब यहाँ की इंपॉर्टेंट क्या है भाई? यहाँ क्या मिले? तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बूंदी अगर आपने चित्रशैली पढ़ोगे ना, अब कल्चर के अंदर एक टॉपिक आता है राजस्थान की चित्रशैली, तो उस चित्रशैली में आप पढ़ते हैं कि बूंदी को पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है। किसकी चित्रशैली? पक्षियों की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसके चित्र मिले थे? पक्षियों के चित्र मिले थे। किसके चित्र मिले थे? पक्षियों के चित्र। इसलिए यहाँ साक्ष्य किस मिलेंगे? ये प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के मिलेंगे। यहाँ पर क्या रखना है? प्रथम बर्ड रॉक पेंटर, इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। गर्दड़ा सभ्यता के बूंदी में ऐसे याद रखना, बूंदियों को पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है, इसलिए पक्षियों के अगर चित्र मिलेंगे तो वो गर्दड़ा में मिलेंगे, और पक्षियों से संबंधित बात होगी तो बूंदी की बात होगी। ये भी ध्यान रखना। ये भी क्या है? ये भी पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है। उसके बाद में छोटे छोटे स्थल है, उनके नाम याद रखना है आपको। एक स्थल और याद रखना है आपको, 4 नंबर में लिख रहा हूँ, बांका। ये बांका कहाँ है? ये बांका भीलवाड़ा में ज़्यादा रहे। बांका लोग भीलवाड़ा में। ठीक है। बांका लोग है भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बांका की राज्य की पहली अलंकृत गुफा मिली है। यहाँ क्या मिला था? एक राज्य की अलंकृत गुफा। गुफा के साक्ष्य वो कहाँ मिले? एलिफेंटार, ये गुफा आपने नाम सुना होगा। वो गुफाएं जो प्राचीन समय की गुफाएं थी। तो बांका भीलवाड़ा में भी क्या मिले? अलंकृत गुफा मिली। इसी तरह ध्यान रखना है। अब बाकी जो स्थल मैं बता रहा हूँ आपको इतना ध्यान रखना है कि उनकी लोकेशन क्या है, क्योंकि कई बार क्या आता है कि क्वेश्चन, आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड ये है कि आपको कुछ स्थल नाम दे देंगे, जैसे गर्दड़ा दे दिया, बांका दे दिया, और गिलुंड दे दिया, बागोर दे दिया, और सामने जिलों के नाम दे देंगे। फिर आपको क्या करना होता है? मिलान करना होता है उनका। तो ऐसे स्थल भी आपको पता होना चाहिए कौन सी सभ्यता कहाँ है। ठीक है। कुछ एक नाम आपको बता रहा हूँ जैसे, और ये है क्या? ये पाषाणकालीन स्थल है, सारे पाषाणकालीन स्थल हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आ गया दर। दर कहाँ है? भरतपुर में। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका जायल। जायल कहाँ है? नागौर के अंदर। चंद्रावती,
और चंद्रावती कहाँ है भाई? सिरोही के अंदर है। आलनिया, पालनिया और आलनिया, आलनिया कहाँ है? कोटा में। आलनिया कोटा के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है डीडवाना। डीडवाना, डीडवाना कहाँ है? डीडवाना पड़ता है आपका नागौर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है इंदरगढ़। इंदरगढ़, इंदरगढ़ कहाँ है भाई? इंदरगढ़ पड़ता है आपका भाई बूंदी के अंदर, ठीक है। इंदरगढ़ बूंदी के अंदर है। उसके बाद आता है एक उड़ीकर, 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 उड़ीकर है ना, उड़ीकर, उड़ीकर है अलवर का, उड़ीकर का है, ये अलवर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्थल है ये आपको ध्यान रखना है, उनकी लोकेशन आपको बस पता होनी चाहिए। और ये जितने भी स्थल मैंने बताए हैं ये सारे के सारे स्थल क्या है? ये थे पाषाणकालीन स्थल। क्या थे? पाषाणकालीन स्थल, पाषाणकालीन स्थल। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन से, ताम्रकालीन स्थल। इस साइड में लिख देता हूँ कौन से स्थल आ जाएंगे। आप आएंगे आपको ताम्रकालीन स्थल। ताम्रकालीन स्थल मतलब उस समय सबसे ज़्यादा जो तांबे का व्यापार था, ये तांबे की जो चीज़ें मिली हैं, औजार मिले हैं जो तांबे का यूज करते थे, वो स्थल कौन कौन से हैं? ताम्रकालीन स्थल की बात करेंगे, ठीक है। अब ताम्रकालीन स्थल में कौन कौन से स्थल आते हैं? सबसे पहले आपको स्थल आपको याद होगा आहड़, गणेश्वर, ये मैंने आपको करवा भी दिए। तो सबसे पहले नाम आता है इसके अंदर, मैं एक बार नाम तो लिख ही देता हूँ इसमें। आहड़, आहड़ कहाँ था? ये उदयपुर के अंदर था। नदी आपको बताई थी बेड़च, आयड़, बनास, तीनों में से कोई सी नदी का नाम मिल जाए आपको। 2 नंबर गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सीकर के अंदर है, नीम का थाना, सीकर में, ठीक है। ये मैंने दोनों करवा दी आपको, आहड़ भी करवा दी और गणेश्वर भी करवा दी। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के वीडियो में ये दोनों सभ्यताएं मैंने करवा रखी है, पूरी डिटेल के साथ करवा रखी है। दोनों की वीडियो देख लीजिए। और अब अगर आपने वीडियो देख लेंगे तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चनों की बात करेंगे, तो फिर उसमें क्वेश्चन की अब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी आसानी रहेगी, आपको पता चलेगा मेरी तैयारी कितनी है, ठीक है। अब बात करेंगे, तीसरी आती है आपकी गिलुंड। तीसरा स्थल आता है कौन सा? गिलुंड। अब देखिए गिलुंड जो स्थल है वो है कहाँ? ये है राजसमंद के अंदर। अब याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्योंकि ये क्या है? राजसमंद, राजसमंद। क्योंकि देखिए आहड़ जो उदयपुर के अंदर है ना, ये इसी के उपस्थल है। गिलुंड हो गया, एक गिलुंड स्थल आ गया, ओजियाना स्थल हो गया, एक बालाथल स्थल हो गया। ये स्थल आहड़ सभ्यता के ही उपस्थल है, बस, ठीक है। और यहाँ तांबे का यूज होता था, तांबे का प्रयोग होता था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ताम्रकालीन स्थल कहा जाता है, ठीक है। आहड़ आ गया, गणेश्वर आ गया और गिलुंड आ गया। अब देखिए गिलुंड, इन दोनों के बारे में हमने वीडियो में पहले बात कर ली। अब गिलुंड के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि गिलुंड के बारे में अपने को क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको इतना पता है राजसमंद के अंदर है, फिर आपको क्या ध्यान रखनी है? ये नदी कौन सी पर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो स्थल होते हैं ना उनकी ध्यान रखना अपना पड़ता है। नदी एक तो बनास नदी के ऊपर है, ये भी ध्यान रखना है। खोज और उत्खनन का काम भी ध्यान रखना है, खोज व उत्खनन का काम, खोज और उत्खनन ये काम किसने किया था? आपको एक नाम लिख रहा हूँ मैं, बी लाल। आपको याद आ गया होगा, हमने इस नाम की चर्चा करी थी कौन से स्थल में? इसकी स्थल की चर्चा, इस नाम की चर्चा करी थी हमने कौन से में? कालीबंगा में। 1957 और 58 में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। किसकी? गिलुंड की बात कर रहे हैं अभी तो हाल ही में, ठीक है। अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर पक्की ईंटों के क्या मिले? साक्ष्य मिले। पक्की ईंटों के क्या मिले? साक्ष्य। क्योंकि यहाँ पर जो घर बने हुए थे ना वो पक्की ईंटों के बने हुए। क्यों? अब देखिए ये राजसमंद है, राजसमंद क्या है? पहाड़ी इलाका है, आपको पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ भी है, तो यहाँ पर पत्थर तो मिलेंगे। तो इससे ज़्यादा बस इतना से ध्यान रखना है, अंदाज़ा लगा लेना कि पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे? गिलुंड स्थल से मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना आता है उसमें आती है फिर बालाथल सभ्यता। कौन सी स्थल है? बालाथल सभ्यता। अब बालाथल कहाँ है? ये है भाई उदयपुर में, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। बालाथल स्थल कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर में कहाँ है? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। नदी पूछेंगे, अब इसकी भी नदी कौन सी है? इसकी अगर नदी पूछे तो नदी है बेड़च नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? बेड़च नदी हो जाएगी। बालाथल स्थल बेड़च नदी के ऊपर है। और फिर आपको ध्यान रखना है इसकी खोज, खोज ये नाम आपने दोबारा लिख रहा हूँ, वी एन मिश्र। किसने करी थी? वी एन मिश्र।
अब आप जल्दी से बता दीजिए कि वी एन मिस्र का, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि वी एन मिस्र ने किस स्थल की खोज करी। इससे पहले आपको याद आ गया होगा, वी एन मिस्र ने बागोर सभ्यता स्थल की क्या करी थी, खोज करी थी, वीरेंद्र नाथ मिस्र ने। ठीक है, देखिए बागोर सभ्यता, बै बागोर और बै बालाथल, दोनों से याद रख लेना, बागोर और बालाथल। ठीक है, वी एन मिस्र दोनों में, बागोर और बालाथल में, दोनों में कौन है, वी एन मिस्र है। ठीक है, अब बाला स्थल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर खुदाई में क्या क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ खुदाई के अंदर क्या क्या मिला, उत्खनन में यहाँ क्या मिला। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो है कि दुर्ग मिला था, एक दुर्गनुमा क्या मिला था, एक दुर्गनुमा पहाड़ी मिली थी, या फिर दुर्ग मिला था, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये ध्यान रखना है कि 2 नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि 11 कमरों का एक भवन, उसके क्या मिले थे, अवशेष मिले। ठीक है, 11 कमरों के भवनों का क्या मिला है, अवशेष मिला है। ठीक है, एक क्या मिला था, एक सांड मिला है, सांड की एक मूर्ति मिली है, सांड की मूर्ति मिली है। वो किससे मूर्ति निर्मित है, वो मिट्टी से, क्या किससे निर्मित हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी मिट्टी से निर्मित है, सांड की मूर्ति है मिट्टी से बनी। अच्छा, और क्या मिला है, हाथ से बुने हुए कपड़े एक साक्ष्य मिले। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ये 2 चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, दुर्गनुमा और 11 कमर वाला। एक दुर्गनुमा दुर्ग मिला है, एक 11 कमरों का भवन के अवशेष मिले, ये बालाथल स्थल से मिले। बस इतनी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी बालाथल स्थल के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आता है, उसके बाद आती है आपकी ओजियाना स्थल। उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, ओजियाना, ओजियाना, ओजियाना नाम ही इसी है, को जो सा नाम है, भीलवाड़ा के अंदर है। ये कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। ओजियाना कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। इतना आप ये याद रहे कि लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि ओजियाना कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। बालाथल कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। गिलुंड कहाँ है, राजसमंद के अंदर है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से ताम्रकालीन स्थल नहीं है, आपको क्या दे देगा, बालाथल दे देगा, ओजियाना दे देगा, एक गिलुंड दे देगा, एक दे देगा आपको चंद्रावती। तो सीधी सी बात हो जाएगी, चंद्रावती तो क्या है, ये पाषाणकालीन स्थल है, ताम्रकालीन स्थल नहीं है। बस ये स्थल आपको ऐसे याद होने चाहिए। अब ओजियाना कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा में कौन सी नदी बहती है, आपको याद है तो भीलवाड़ा के अंदर बहती है कोठारी नदी। अभी हम बात करके आए हैं बागोर भीलवाड़ा की, तो वहाँ भी कौन सी नदी थी, कोठारी नदी थी। तो यहाँ भी कौन सी नदी हो जाएगी, कोठारी नदी। कोठारी नदी पर है ओजियाना भीलवाड़ा। ठीक है, खोज, इसकी खोज की बात करें, देखो एक चीज़ ये भी रखना है, ये सबसे नवीन स्थल में मान लो एक तरीके से, क्योंकि ये क्या हुआ था 2000 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी, खोज और उत्खनन का काम हुआ था इसका। और किसके निर्देशन में हुआ था, ये हुआ था आपका बी एल मीणा और आलोक त्रिपाठी, ये इसने उत्खनन का काम किया था ओजियाना। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या ध्यान रखना है, उसके बाद अन्य ताम्रयुगीन स्थल है, अगले पेज पे बात करेंगे हम जो अन्य स्थल हैं उनके बारे में। देखिए अन्य स्थल कौन कौन से रह गए, अन्य स्थल में आपको ध्यान रखना है कि और क्या क्या नाम है उसमें। देखिए अन्य स्थल के अंदर आते हैं, नंबर 1 लाछुरा। ये जो पेपर में ऑप्शन में आते हैं ना, तो यार लाछुरा पता नहीं क्या है यार, नए स्थल हैं, इनको ध्यान रखना है कि लाछुरा स्थल, इतना ही ध्यान रखना कि है कहाँ। तो लाछुरा स्थल भी कहाँ है, ये भी कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। लाछुरा भाई, छूरो को नहीं, छूरो बोले, छुरा लेके आ, छुरा ले आ। अब छुरा कौन रखते हैं, भील रखते हैं। छुरा ला छुरा भीलवाड़ा, भील ला छुरा, तो ऐसे याद रखना ला छुरा। तो ला छुरा कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आता है कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा, ये तो आपने नाम सुना होगा, कुराड़ा कहाँ है, नागौर के अंदर। कुराड़ा जो स्थल है वो कहाँ है, नागौर के अंदर हो जाएगा। पुंगल कहाँ है, पुंगल आपको याद होगा, पुंगल कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। पुंगल जो स्थल है वो कहाँ है, बीकानेर के अंदर हो जाएगा। बुड्ढा पुष्कर ये कहाँ है, बुड्ढा पुष्कर तो जी अजमेर के अंदर है। ये भी क्या है, ये ताम्रकालीन क्या है, स्थल है। उसके बाद 5 नंबर उसके आ जाए पिंड पांडलिया कहाँ है, ये है आपका चित्तौड़ के अंदर। ये कहाँ हो जाएगा, आपका चित्तौड़ के अंदर हो जाएगा। फिर आता है मल्लाह जो स्थल है, ये कहाँ है, भरतपुर के अंदर है। ये जो स्थल आपको मैंने बता दी इंपॉर्टेंट स्थल है। इतने स्थल आपको ध्यान रखना है कि ये क्या थे, ताम्रकालीन स्थल थे। ये क्या थे,
ताम्रकालीन स्थल थे। अब बात करेंगे हम ताम्रकालीन के बाद कांस्य युगीन स्थलों की। कौन से स्थल की बात करेंगे? कांस्य युगीन स्थलों की बात करेंगे। यही लिख दे रहा हूँ, कांस्य युगीन स्थल। अब कांस्य युगीन स्थल की बात सीधी सी यही बात है कि कांस्य युगीन का मतलब हो गया यहाँ पर इस स्थलों में क्या मिला था? कांस्य का यूज करते थे। ये लोग क्या करते थे? कांस्य का यूज करते थे, कांस्य का यूज करते थे, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन स्थल है वो कहा जाता है। अब कांस्य का नाम लेते ही सबसे पहले आपको नाम याद आया होगा कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता है वो क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा स्थल है वो क्या था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये कांस्य युगीन स्थल थे। ठीक है, तो कालीबंगा भी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इनके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगी? फिर कांस्य युगीन हो जाएगी। ये लोग कांस्य का यूज करते थे, तो कालीबंगा होगी। और कालीबंगा को मैंने डिटेल से तो बता ही दिया, आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले वीडियो में बता चुका हूँ। स्पेशल वीडियो कालीबंगा का है, नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कालीबंगा का पूरे वीडियो देख लीजिए आपने। ठीक है, कालीबंगा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, और अगले वीडियो में क्वेश्चनों की बात भी करेंगे, कौन कौन से एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, वो पूरा देखना है, उस वीडियो को ज़रूर देखना है। ठीक है, क्योंकि आजकल प्रश्न क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, और आगे एग्जाम होने वाले हैं, तो उनमें क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, अब कालीबंगा हो गया। उसके बाद दूसरी आती है रंगमहल। रंगमहल, अब दोनों कहाँ है? कालीबंगा की कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है, और रंगमहल भी कहाँ है? ये भी हनुमानगढ़ के अंदर है। अब रंगमहल की एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, अब ये नदी, तो इसकी भी कौन सी नदी थी? इसकी भी घग्गर नदी थी। नदी कौन सी है दोनों की? इसकी दोनों की नदी घग्गर नदी है। रंगमहल भी कहाँ है? ये भी कहाँ है? ये भी घग्गर नदी पर है, ये भी घग्गर नदी पर है। रंगमहल की विशेषता ये है कि इसकी जो खोज का श्रेय है ना, इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी डॉक्टर हनारिड ने। ये कोई अंग्रेज का नाम है, डॉक्टर हनारिड ने इसकी खोज करी थी रंगमहल की। ठीक है, अब अच्छा और क्या ध्यान रखना है? रंगमहल के अंदर मिला क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मिली थी गुरु व शिष्य की मूर्ति मिली थी, ये इंपॉर्टेंट है। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखना है। रंगमहल के अंदर क्या मिला था? गुरु और शिष्य की मूर्ति मिली थी। रंगमहल है कहाँ? हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी पर है। तीन चीज़ ध्यान रखनी है, घग्गर नदी पर है, डॉक्टर हनारिड ने खोज करी थी, और गुरु और शिष्य की क्या मिली थी? मूर्ति मिली थी। रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी पर है, और इसकी खोज डॉक्टर हनारिड ने की थी, और मिला क्या था? गुरु व शिष्य की क्या मिली थी? मूर्ति मिली। ठीक है, उसके बाद रंगमहल के बाद आती है सोनती सभ्यता। कौन सी सभ्यता आ जाएगी आपकी? सोनती सभ्यता आ जाएगी। ठीक है, अब सोनती सभ्यता के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? ये लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सोनती सभ्यता। सोनती सभ्यता बीकानेर के अंदर है। सोनती सभ्यता कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। सोनती सभ्यता बीकानेर के अंदर है, एक तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद उपनाम इसका, यही पेपर में पूछा जा रहा है कि सोनती सभ्यता का उपनाम, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है प्रथम कालीबंगा, क्योंकि जो कालीबंगा के जो अंदर अवशेष मिले ना, वो कहते हैं कि कालीबंगा से प्राचीन अवशेष है वो सोनती सभ्यता के अंदर मिले, इसलिए इसको सोनती सभ्यता को प्रथम कालीबंगा कहा जाता है। इसकी खोज भी अमलानंद घोष ने करी थी। इसकी खोज का भी पूछे तो इसकी खोज भी किसने करी थी? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर कौन कौन सी होगी? एक होगी बरोर सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बरोर सभ्यता गंगानगर के अंदर है, इतनी खास नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। बरोर है कहाँ? तो ये गंगानगर के अंदर है, श्री गंगानगर के अंदर है, बस इतना ध्यान रखना। बरोर सभ्यता कहाँ है? गंगानगर के अंदर, इतना ही ध्यान रखना बस, बाकी ऊपर को ध्यान रखना। ये हो गई आपकी कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? लोह युगीन स्थल की। ये हो गई आपकी कांस्य युगीन पूरी। अब बात कर रहे हैं जी लोह युगीन स्थल। लोह युगीन स्थल, लोह युगीन स्थल का मतलब हो गया इस स्थलों में किसका? लोहे का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। लोह युगीन स्थल कौन कौन से हैं? पेपर में सीधा क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से लोह युगीन स्थल है, निम्न में से लोह युगीन स्थल नहीं है। तो आपको कन्फर्म इतना तो पता होना चाहिए कि ये लोह युगीन स्थल है और ये नहीं है। नंबर 1 बेराट। बेराट स्थल कहाँ है जी? आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, जयपुर के अंदर है। बेराट कहाँ है? जयपुर के अंदर है, बाणगंगा नदी पर है। आपको मैंने बताया था, यहाँ पर माता बुद्ध के अवशेष मिले थे, और ये मौर्यकालीन संस्कृति रही है। और अपने मौर्य शासक अशोक के बारे में यहाँ वो भाब्रू शिलालेख मिला था, कैप्टन बर्ट ने खोजा था।
पूरी चीज़ें मैंने आपको बताई थी बेराट के बारे में, ठीक है, वीडियो में ज़रूर देखें आपको। फिर उसके बाद आती है बेराट के बाद में आती है नोह सभ्यता। दूसरी सभ्यता कौन सी आ जाएगी? नोह सभ्यता। नोह सभ्यता है कहाँ भाई? नोह सभ्यता का आपको ध्यान रखना है, ये है भरतपुर के अंदर। नोह सभ्यता भरतपुर के अंदर, और भरतपुर के अंदर हो जाएगी तो नदी कौन सी हो जाएगी? भरतपुर के अंदर होगी तो नदी कौन सी हो जाएगी? अलवर भरतपुर में एक नदी बहती है, रूपा रेल नदी। कौन सी नदी है? रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी नो भरतपुर के अंदर, नो भरतपुर के अंदर नदी है रूपा रेल नदी, जो अलवर को दो हिस्सों में बांटती है। अलवर की जीवन रेखा कहा जाता है रूपा रेल नदी को। जब आप नदी टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर तो रूपा रेल नदी को अलवर की जीवन रेखा कहा जाती है, और अलवर को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है रूपा रेल नदी, ठीक है। अंदर नोह की अगर खोज की बात करें तो आर सी अग्रवाल मतलब रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। RC अग्रवाल 1963-64 की बात है। 1963-64 में RC अग्रवाल ने, ये आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये भी याद रख लेना, और ये स्थल जरूर याद रखना कि है कहाँ ये है कहाँ, और जिसकी नदी आपको बताई जा रही है वो नदी याद रखना, ठीक है। अब अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या मिला है? जाखम बाबा की मूर्ति मिली है। जाखम बाबा की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। बस ये इंपॉर्टेंट रहेगा नोह स्थल का, कि यहाँ से क्या मिला है? जाखम बाबा की मूर्तियाँ मिली है, और 5 संस्कृति युगों के अवशेष मिले हैं। 5 संस्कृतियों के युगों के अवशेष मिले, मतलब 5 प्रकार की संस्कृति, 5 युग समय, उस समय की 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष लिख देता हूँ मैं। 5 संस्कृतियों के अवशेष, 5 संस्कृतियों के अवशेष ये कहाँ मिले हैं? ये मिले आपको नोह से। नोह स्थल हो गया। उसके बाद आती है रेड सभ्यता, ये लिख देता हूँ, रेड स्थल। रेड कहाँ है? रेड पड़ती है टोंक के अंदर। रेड सभ्यता, रेड सभ्यता कहाँ है? टोंक के अंदर। रेड सभ्यता का जैसे ही नाम आए एक चीज जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर मिले थे प्राचीन पंचमार्क सिक्कों के ढेर मिले थे, पंचमार्क सिक्के मिले थे। यहाँ क्या मिले थे? पंचमार्क सिक्के मिले थे। पंचमार्क क्या थे? सिक्के मिले थे। ये जरूर आपको याद होना चाहिए। जो एक था ना, वो सिकंदर का सेनापति था, क्या नाम था उसका? हाँ, उसके सेनापति का नाम याद नहीं आ रहा। उसका सिक्का भी यहाँ रेड सभ्यता से मिला था, ठीक है। और ये है कहाँ? तो ये टोंक में ढील नदी पर है, ये ध्यान रखना। इसको भारत का प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। कौन सी नदी पर है जी? ढील नदी पर है। कौन सी नदी पर हो जाएगा? ढील नदी पर है। रेड सभ्यता ढील नदी पर है, और इसको प्राचीन भारत मतलब पुराने टाइम का भारत का टाटा नगर कहा जाता है। टाटा नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ मिले क्या थे? पंचमार्क, प्राचीन पंचमार्क सिक्के मिले थे। पंचमार्क क्या मिले थे? सिक्के मिले थे। पंचमार्क सिक्के पूछे तो कहाँ मिले थे? ये रेड सभ्यता से मिले, ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्या ध्यान रखना? मालव जनपद के सिक्के मिले थे। पहले जनपद हम आगे बात करेंगे। 7 जनपद थे राजस्थान के अंदर, उन जनपदों में मालव जनपद था एक। मालव जनपद के सिक्के भी रेड सभ्यता से मिले, क्योंकि टोंक के आसपास के बगल के क्षेत्र में आता था मालव जनपद। तो उस सभ्यता में, रेड सभ्यता में मालव जनपद के क्या मिले थे? सिक्के मिले थे। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर और कौन कौन सी सभ्यता आपको ध्यान रखनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसकी बात इंपॉर्टेंट बात होगी उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसका स्थल कहाँ है। उसके बाद आती है आपकी सुनारी सभ्यता। अभी सुनारी सभ्यता कहाँ है? सुनारी का नाम आते ही सुनार, झुंझुनू के अंदर। सुनारी सभ्यता कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। सुनारी सभ्यता हो जाएगी आपकी झुंझुनू के अंदर, ठीक है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है। लेकिन झुंझुनू के अंदर है, इसकी विशेषता क्या है? देखिए, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर पड़ता है। नदी आपको पता है झुंझुनू के अंदर कांतली नदी बहती है। और यहाँ प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे तो चावल के अवशेष और कृष्णकालीन मर्द भांड मिले। कृष्णकालीन क्या मिले?
मर्द बांड मिले और प्राचीनतम लोहे की भट्टियाँ मिली। इसकी इतना ध्यान रखना, एक तो कि नदी कौन सी है जी, कांतली नदी है। नदी कौन सी है, कांतली तो नदी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और क्या ध्यान रखना है, इसमें खोज में ध्यान रखना है कि इसमें खोज में क्या मिले हैं, प्राचीनतम लोहे की भट्टियाँ मिली। लोहे की क्या मिली है, भट्टियाँ मिली प्राचीनतम, ठीक है। अच्छा, और क्या मिला है, प्राचीनतम भट्टियाँ तो मिली है, उसके साथ मिला है कृष्णकालीन मर्द भांड मिले। मतलब हो गया ये जो मर्द भांड है ना, हम पहले बात करके आ रहे हैं, कालीबंगा में, आहड़ में, कालीबंगा में लाल मर्द भांड मिले, लाल काले भूरे, और ये आहड़ सभ्यता के अंदर मिले थे। उसके अंदर कृष्ण की जो कृष्णकालीन मतलब मर्द भांड जो मिले ना, उसके ऊपर कृष्ण, श्री कृष्ण के चित्र मिले हैं, वो सुनारी सभ्यता के अंदर मिले हैं। ये सभ्यता सुनारी सभ्यता के अंदर मिले, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। अच्छा, और उसके बाद में सभ्यता है वो जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है। जोधपुरा सभ्यता, ये सभ्यताएं कौन सी बात कर रहे हैं हम, लोहे युगीन सभ्यता बात कर रहे हैं। जोधपुरा सभ्यता है कहाँ, जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है, जयपुर के अंदर है। अब जोधपुरा सभ्यता में नदी कौन सी, जयपुर के अंदर कौन सी नदी है, साबी नदी बहती है, आपको पता है साबी नदी है जोधपुर स्थल में, कौन सी है, साबी नदी। इसकी खोज जोधपुर, ये नदी पूछे तो है साबी नदी। अभी वनपाल के अंदर एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, उसमें तीन नदी दे रखी जी, तीन नदी दे रखी जो लूणी की सहायक नदियाँ दे रखी थी, और एक नदी ये साबी नदी ऑप्शन में थी। तो साबी क्या है, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, क्योंकि ये क्या साबी नदी अपना जल है वो सांबर झील में गिराती है। तो ये जोधपुरा सभ्यता स्थल है वो साबी नदी के किनारे पर है। और यहाँ पर इसकी खोज की बात करें जोधपुरा की, तो इसकी खोज करी थी जोधपुरा स्थल की, जोधपुरा सभ्यता स्थल की खोज R.C. अग्रवाल व विजय भट्ट ने। R.C. अग्रवाल व विजय भट्ट ने, R.C. अग्रवाल व विजय भट्ट ने जोधपुरा सभ्यता की क्या करी थी, खोज करी थी। इसके अंदर साक्ष्य में हमें क्या मिला था जोधपुरा में, एक तो विशेष ध्यान रखना कि हाथी दांत की चूड़ियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ अगर मिली है तो वो कहाँ मिली थी, जोधपुरा स्थल से मिली थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुरा सभ्यता से, ठीक है। उसके बाद और क्या मिले थे, इसमें लोहे की भट्टियाँ, कील, शस्त्र, ये मिले थे। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोहे युगीन स्थल है, एक तो ये ध्यान रखना है। नदी साबी नदी है, जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी पर है, साबी नदी पर है। खोज R.C. अग्रवाल विजय भट्ट ने करी थी, हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली, ये भी याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना। ये इसमें जोधपुरा जयपुर में नदी साबी साक्ष्य, हाथी दांत की चूड़ियाँ, और ये कौन सा स्थल है, ये भी लोहे युगीन स्थल है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ईसवाल। ईसवाल सभ्यता, ये कहाँ है ईसवाल, ये है जी उदयपुर के अंदर। ईसवाल जो स्थल है आपका ये कहाँ है, उदयपुर के अंदर। ईसवाल जो स्थल है ना, इतना ध्यान रखना कि उदयपुर के अंदर है, उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक नगरी कहा जाता है इसको। ईसवाल स्थल को प्राचीन नगर की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। साक्ष्य इसमें ऊंट का दांत मिला है, हड्डियां मिले हैं, लोह अष्टक मिले, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। ईसवाल स्थल कहाँ है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आता है भीनमाल। भीनमाल कहाँ है, भीनमाल, भीनमाल है आपका जालोर के अंदर। ये भीनमाल वही है जो आपको याद है, एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री वैनसोंग, जिसने भीनमाल को पोलो मोलो कहा था। भीनमाल कवि माँ की जन्मभूमि है। भीनमाल जालोर वाली ये किसकी भूमि है, कवि माँ की जन्मभूमि है भीनमाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उत्खनन R.C. अग्रवाल उसने किया था, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट ये कि विदेशी व्यापार का केंद्र हुआ करता था। इसका इतना ही ध्यान रखना है आपको, इसका कुछ मत याद रखना, इतना ध्यान रखना कि विदेशी व्यापार का केंद्र हुआ करता था। इसका मत याद रखना कि इसकी खोज, ऐसे खोज वोज करने चलेगा ना
तो आपको खोज खोज याद हो जाएंगे, आपको ये सारे जो जितनी याद करिए वो भूल जाएंगे। तो मेन जो स्थल है उनकी खोज याद रखें जो बताया जा रहा है आपको, और बाकी जो छोटे स्थल है उनकी इतना ध्यान रखें, लोकेशन जरूर याद रखें कि है कहाँ, बस ये जरूर आपको याद होना चाहिए। बाकी आपको खोज का इतना इश्यू नहीं रहेगा। उसके बाद आती है आपकी कौन सी स्थल है, वो आती है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता, नगरी प्राचीन टाइम में किसको कहा जाता था, मध्यमिका को कहा जाता था। और मध्यमिका कहाँ थी, चित्तौड़ के अंदर थी। तो नगरी कहाँ हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ के अंदर। नगर जो है ना, नगर और नगरी, नगर सभ्यता टोंक के अंदर है, नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नदी, अब नदी वहाँ एक ही नदी बहती है, बेड़च नदी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना अलग है, इसकी क्या है नदी, एक तो ध्यान रखना खो नदी की तो हो गई बेड़च नदी, बेड़च नदी। क्योंकि नगर जो था ना, नगरी थी, उसको प्राचीन टाइम में क्या कहते थे, मध्यमिका कहते थे, मध्यमिका कहा जाता था प्राचीन नाम। ठीक है, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम तो हो गया मध्यमिका। अच्छा, नगरी जो था ये पहले एक सीवी जनपद था, उसकी राजधानी हुआ करती थी। सीवी जनपद हम बात करें जनपद में, सीवी जनपद की राजधानी थी नगरी सभ्यता, उसकी प्राचीन नाम मध्यमिका था। और इसकी नदी ना बेड़च नदी। पर इसकी खोज की बात करें ना, इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी कार्लाइल ने। एक कार्लाइल नाम का व्यक्ति था, इसने इसकी खोज करी थी 1872 के अंदर। कार्लाइल ने नगरी सभ्यता की खोज करी थी 1872 के अंदर। ठीक है, इसमें इतना ऐसा ध्यान रखना है कि गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले थे। यहाँ पर क्या मिले थे, यहाँ पर साक्ष्य, साक्ष्य में क्या ध्यान रखना है कि गुप्तकालीन, गुप्तकालीन समुद्रगुप्त वो पढ़ेंगे हम इंडियन हिस्ट्री जब बात करें। गुप्तकालीन साक्ष्य मिले थे, गुप्तकालीन मंदिर के साक्ष्य, गुप्तकालीन मंदिर के साक्ष्य मिले थे। आपको इंडियन हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो वास्तव में मज़ा आएगा। हिस्ट्री में सब में ऐसे पढ़ेंगे अपने, ये क्या दो चार टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हम बोर हो रहे होंगे, सभ्यता सभ्यता ये सारी चीज़ें ऐसे है कि याद करने वाली, कभी नदी, खोज, नाम। बाकी जो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो राजा महाराजा आएंगे, बड़ी इंटरेस्ट से हिस्ट्री करेंगे अपने, और पूरा वीडियो अपने वीडियो में ही याद करा देंगे। ऐसे ऐसे अपने हिस्ट्री के ट्रिक बनाए हुए हैं और कल्चर के बनाए हुए हैं। बस आपको तो जुड़े रहना है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए नलिया सर, उसके बाद आ रही है आपकी नलियासर सभ्यता। नलियासर सभ्यता, नलियासर सभ्यता कहाँ है, जयपुर के अंदर, सांबर के निकट है, जयपुर के अंदर पड़ती है। नलियासर सभ्यता जयपुर के अंदर है। इसकी क्या ध्यान रखनी है, इसका भी ध्यान रखना है कि इसकी खोज है कर्नल हेडले ने, कर्नल हेडले ने व दयाराम साहनी इसका सहयोगी, विराट वाला, इसकी क्या करी थी, सहायता करी थी। नलिया सभ्यता जयपुर के अंदर उत्खनन में इसके कर्नल हेड और दयाराम साहब ने इसकी क्या करी थी, सहायता करी। यहाँ क्या मिले थे, यहाँ मिले थे कुषाणकालीन मुद्रा। कुषाण वंश है, कुषाण वंश, कुषाणकालीन मुद्रा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कुषाणकालीन मुद्रा कौन से स्थल से मिली थी, नलियासर सभ्यता जयपुर के अंदर कुषाणकालीन सभ्यता के मिले थे। बाकी कुछ भी नहीं याद रखना, आपको दो चार बता रहा हूँ मैं, लोकेशन आपको ध्यान रखना है। चक 64 तरखान वाला डेरा, ये गंगानगर के अंदर है। चक 64 तरखान वाला डेरा, श्री गंगानगर के अंदर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्थल आपको ध्यान रखना है कहाँ, गुरारा सभ्यता, गुरारा ये कहाँ है, गुरारा सभ्यता सिरोही के अंदर है। ठीक है, और नाडोल कहाँ है, पाली के अंदर है। नाडोल कहाँ है, पाली के अंदर है। उसके बाद आती है एक बयाना, कौन सा स्थल है, बयाना। और बयाना कहाँ है, ये भरतपुर के अंदर है। ये बयाना स्थल आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, नील की खेती के साक्ष्य मिले थे, नील की खेती के साक्ष्य।
आप मुगल वंश पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि नील की खेती करवाई थी जहांगीर नाम का एक राजा हुआ था उसने। तो पहले नील की खेती की जाती थी, तो नील खेती के साक्ष्य बयाना भरतपुर के अंदर मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और ध्यान रखना है कि गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार भी बयाना भरतपुर के अंदर मिलेंगे। गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार, गुप्तकालीन कौन से राजा के? गुप्तकालीन राजा। गुप्तकालीन राजा में हम पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त था जिसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसमें वीणा वादन सिक्का चलता है समुद्रगुप्त का इंपॉर्टेंट सिक्का। उसमें हम बात करेंगे 6 प्रकार के सिक्के कौन कौन से गुप्तकालीन में जब पढ़ेंगे। तो गुप्तकालीन की जो सिक्कों के भंडार मिले ना, वो कहाँ मिले? वो बयाना भरतपुर से मिले। गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार कहाँ मिलेंगे? बयाना भरतपुर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारी छोटी छोटी जो सभ्यताएं, जो अन्य सभ्यताएं हमारी बची थी, सभी सभ्यताओं की हमने बात कर ली है। और ये आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप हमसे जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और आप हमसे जुड़े रहिए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो सभ्यताओं के जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हों, उन क्वेश्चनों के बारे में ज़रूर बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आगे आने वाले एग्जामों में वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, और आपको तैयारी करके आना है और आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे कितने याद है और कितने मुझे याद हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में ही जय हिंद।